कानून की तशरीह और सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है उस पर जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उसकी बाबत आज बताऊं आपको कि वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर के ये जो दो सीनियर वकला पिटिशन लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट मिलिट्री कोर्ट्स एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा, ये उनके अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि इनका टाइम ओवर हो चुका है, इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ इरफान कादिर साहब जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन लॉ हैं, वो अदलिया को थर्ड पिलर मानने से इनकारी हो गए। कल हमारे शो के अंदर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर साथ उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को आइन का नहीं पता। अजहर सिद्दीक साहब, ऐसी सूरत हाल के अंदर आगे क्या मामला बन रहा है फिर? वो बड़ी जबरदस्त बात है कि गली मोहल्ले के बच्चे ना, गली मोहल्ले के बच्चे हमें कानून सिखाएंगे, वो बताएंगे चीफ जस्टिस कौन है। इरफान कादिर साहब की हैसियत कितनी क्या है कि मेरी दोस्ती है उनके साथ। वो नैब में कुछ अर्सा रहे, फिर प्रोसिक्यूटर रहे, फिर वो हाईकोर्ट के जज बन गए। वो कितनी देर जज रहे वो आप समझ सकते हैं। उनको मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मेरी उनसे दोस्ती अपनी जगह पर है। लेकिन आप अपने वैसे आप उनकी तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन कल उन्होंने जवाद ख्वाजा साहब पे उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि वो तो पीसीओ के तहत उन्होंने हल्फ उठा लिया था। उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है जवाद ख्वाजा साहब की, हालांकि खुद अपना उनका ही मामला रहा है। मैं एक बात बताऊं, जवाद ख्वाजा वो पिलर है यार, कॉलिनियस है ना, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रहे हैं, उनके जूनियर हैं। और मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ना, मैंने सीखी उनके साथ है। मुझे हाई कोर्ट में सिखाई उन्होंने, मुझे पहला लफ्ज प्रो बोनो पब्लिक को उन्होंने सिखाया था। इरफान कादिर साहब एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। आपको पता है नवाज शरीफ खानदान के वकील हैं, मरियम केस में मरियम को और नवाज शरीफ को ये डिफेंड करते रहे हैं। मैं उनमें तो जाना चाहता हूँ, अभी भी आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, मैं इसमें कोई डाउट है आपको। फिर राणा सनाउल्लाह बताएगा, उसने वकालत का लाइसेंस लिया, उसको इतना नहीं पता। यानी दो सीनियर हैं, देखिए वो दो सीनियर थोड़ा बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट बार में प्रोफेशनल ग्रुप सारा जो है इस वक्त मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ है। मैं खुद मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हूँ। किस बात पे? क्या ठीक है करना करें, आपको भी एतराज, लेकिन ये राइट ऑफ फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो आइन के आर्टिकल 10 से फराहम किया वो आपको देना है। और उसके लिए सिर्फ ये दो वकील ही है, हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप लाहौर हाईकोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर बार, की मेजॉरिटी जो है। वो बात आपकी दुरुस्त है अजहर साहब, लेकिन वो ये कहते हैं कि फैसला आ भी गया मिलिट्री कोर्ट्स के मुखालिफ, हमने फिर भी नहीं मानना, हम देखेंगे कि आइन के अंदर क्या लिखा हुआ, वी विल अगेन आफ्टर द डिसीजन, अगर हाइपोथेटिकली उनके खिलाफ आ गया हम फिर भी आइन को कंसल्ट करेंगे और हमने उसको आगे जो भी करना है वो करना है। फैसल वाडा साहब फरमा रहे थे कि जो इसके रास्ते में खड़ा होगा रौंद दिया जाएगा। अच्छा, मैं बड़ी सीधी सी बात बताऊं, चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद, ये सारे केसेस कहां जाने हैं? आपका ख्याल है कि पाकिस्तान फौज जो है या पाकिस्तान आर्मी जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी वो रिवोट कर जाएगी? वो बैठकर फिर जबरदस्ती चलाएंगे फौजी कोर्टों के अंदर? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप फिर क्या होगा? मामला जाएगा टेनिस कोर्ट के सामने। टेनिस कोर्ट ने पाबंद होंगे आर्टिकल 189 और 201 को सामने रखते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के। मैं चैलेंज कर रहा हूं, यानी वो आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सके, वो छोड़ दें जो आपने कौम के साथ। सही ना सर, छोड़ना नहीं है ना सर, मैं यही बात करने लगा था कि वो उसका क्या बना भाई, वो 90 दिन के इलेक्शन वाला वो भी तो मामला रह गया ना बीच में सारा का सारा। कोर्ट ने उसको इंप्लीमेंट करवाना था, नहीं करवा सके, तौहीन अदालत तक किसी पे लगी नहीं। ना बाजवा साहब, देखिए मैं बताऊं आपको, वो कोई दूसरा समझ ले, मैं किसी और बाजवे का नाम ले रहा हूँ, अकबर बाजवा का। मैं आपकी जज्बात समझ रहा हूं। अच्छा देखिए भाई साहब, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है। 14 मई का फैसला आ गया। 14 मई के बाद इन्होंने बहाना ये बनाया कि जनाब पैसे नहीं है। वो 1490 अरब रुपया अकाउंट में आ गया, स्टेट बैंक ने शो कर दिया। अब तो हमारा आप लेके जाए ना, कंटेम्प्ट कोई फाइल नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई कंटेम्प्ट पिटीशन तो फाइल करें, कोई कंटेम्प्ट पिटीशन ही फाइल नहीं कर रहा। 14 कंटेम्प्ट हो चुकी है, ये मैं बता दूंगा। आपने भी नहीं की सर? किसी वक्त देखे ना यहाँ क्या हुआ, क्या है इन्होंने टेक्निकल क्या खेला। पार्लियामेंट ने दो कानून बना दिए, एक जजमेंट एंड रिव्यू और एक रिव्यू के हवाले से, आर्टिकल 188 का स्कोप बढ़ाने के हवाले से। वो दोनों की दोनों चैलेंज होगी। आपको अंदाजा नहीं है, इंडियन कोर्टों के अंदर सिटिंग जजों को भी तौहीन अदालत में सजा हुई है। भाई आप कौन है? जस्टिस कादिर साहब हु इज? भाई आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बैठकर एक ऑर्डर पास कर दें कि आप कहें कि जनाब मैं नहीं मानता, यू कांट। आपका एक बेंच बैठा, बेंच ने बैठकर ऑर्डर पास किया और उस एक्ट पे इंप्लीमेंटेशन रोक दिया। आर्टिकल 184(3) के स्कोप को रोक दिया। जब रोक दिया तो बात खत्म हो गई। अनटिल अनलेस इट हैज बीन रिवर्स बाय और यू फाइनली डिसाइड बाय, वो खिलाफ हो जाए तो फिर और बात है। लेकिन इस वक्त जो बात है ना, जो अदलिया को तकसीम करने की एक साजिश चल रही थी, उसमें काफी हद तक वो कामयाब हो गए हुए हैं गवर्नमेंट। लेकिन कितने जजेस? अभी 2 जजेस हैं। अभी सुने जरा,
वो पार्लियामेंट में बैठे कह रहे हैं कल एक जज और निकल जाएगा, फिर एक और जज चला जाएगा। यानी आप इसका मतलब क्या है? अच्छा अजहर साहब, मैं अजहर साहब थोड़ी माजरत चाह रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। मैं तो भी स्टूडेंट हूँ मगर आप माशाल्लाह कानूनदान है। पाकिस्तान के आइन की स्पिरिट क्या है, मुझे थोड़ा सा समझाएं कि क्या ये आइन की स्पिरिट है कि पार्लियामान इज्तिमाई तौर पे कहे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम उसके खिलाफ कानून पास कर देंगे। ये मैं रैकेट की बातें कर रहा हूँ। हुकूमत का वजीर, मेरी बात सुने ना, हुकूमत का वजीर के कि ये फैसला हम नहीं मानेंगे, वजीर आज़म का जो मावन है, मावन खुसूसी है, वो कहे कि फ़ैसला जो होगा हम डिफ़ाइन करेंगे। मुझे आप बताएं जो पाकिस्तान का जो आइन है, क्या उसकी वाकई यही स्पिरिट है कि ये रियासत आपस में लड़ती रहे, ये रियासत की कोई डायरेक्शन नहीं हो, सारे अपनी अपनी पई रहे? वेर आए, मतलब मैं सही हूँ कि, या मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या है? मलिक साहब तुसी थोड़ा सही मारे जे, तुसी बिल्कुल थोड़ा सही मारे जे। फर्ज करें एक मुआविन खसूसी या वजीर कानून या वजीर दाखिला उठ के कहें कि हम नहीं मानते, ये कौन होते हैं? स्पिरिट ये है कि आपकी रियासत को मानना है। रियासत अगर इनकार कर रही है, या तो कोर्ट कहेगी या कोई पार्लियामेंट मेजोरिटी के साथ बैठकर कोई ऐसा, यानी मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट बैठे मेजोरिटी के साथ बैठकर कहे कि हम नहीं मानते, वो और बात है। आप क्या, आप सिंपल मेजोरिटी के साथ बैठकर कहे कि हम नहीं मानते, ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो ये क्या कर रहे हैं? यही तो आप आर्टिकल 4 और 5 तोड़ रहे हैं, आप हलफ तोड़ रहे हैं। यानी इस वक्त जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं ना, आप रियासत का दौर कर रहे हैं। यानी इस सारे प्रोसेस के अच्छा, अंदर मैं एक और भी कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 19 मई को जो हुआ है, पूरे पाकिस्तान ने कहा कि रियासत की इज्जत होनी चाहिए। रियासत के खिलाफ मेरा ख्याल है मैंने एक बंदे को ना 24 करोड़ में सुना जिसने कहा सही हुआ है, क्योंकि रियासत का मामला है ना, फौज भी रियासत का हिस्सा है, इंतजामी भी रियासत का हिस्सा है। मगर अब ये क्या अदलिया रियासत का हिस्सा नहीं है? आप बड़ा कन्फ्यूज कर रहे हैं, आप हमें किस तरह समझाएं, सच क्या है? नहीं, देखिए मैं एक बात बता दूं आपके सामने, जहां तक 9 मई वाला वाकया या 10 मई वाला वाकया, पूरी कौम खड़ी है, बिल्कुल माफी नहीं चाहती कौम के। आप किसी को छोड़ तो दें, अदलिया के साथ किसी को कोई नहीं है? माफ छोड़ माफ अपने देखिए मैं बताऊं आपको, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि ये और बात है। सवाल ये है कि वाकया हुआ है, दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए, जब पर्चे दर्ज हो गए हैं तो भी दहशतगर्दी का कानून आपने बनाया है, स्पेशल लॉ मौजूद है, स्पेशल अदालतें मौजूद हैं, ट्रायल वहां पर ले गए आप, तो ट्रायल को ट्रायल। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ मौजूदा हुकूमत ने एक सियासी जमात को किल करने के लिए, कॉर्नर करने के लिए पहले डिटेंशन ऑर्डर, फिर एक एफआईआर में पकड़ना, दूसरी एफआईआर पढ़ना, तीसरी, और फिर जो एफआईआर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था वो घर बैठ जाता था। यानी क्या अदालतों के पैरेलल सिस्टम हमने बैठकर बना लिया? इससे ये मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि इससे रियासत को कमजोर किया और उसमें नुकसान क्या हुआ। हालांकि करने वाले कौन है? इंतजामिया आपकी। करवाने वाली कौन है? हुकूमत है आपकी। पर्चे करवाने वाली कौन? वो है। अभी तक तो कोई ना कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बराह रास्त कोई चीज अगर कुछ सामने आई हो, लेकिन रिकॉर्ड पे आपने क्या किया? रिकॉर्ड पे जो जलील हुई है, ये 13 सियासी जमातों ने अपने मुंह पे कालक मान ली है, इंतजामिया ने उनके हाथों में खेल के अपने आप को जलील इस हद तक कर लिया है। अब सवाल बड़ा सीधा सा है कि सारे मामले को सीधा कैसे करना है। एक तो जहां अब जो आप बड़े हामी थे मिसाके जमहूरियत के, वो मिसाके जमहूरियत ने जो बुनियाद रखी थी, आज अगर आप बैठे हैं, मुझे मलिक साहब आप मुझे बताइएगा, जो 2005 में बैठकर ये तय हुआ था मिसाके जमहूरियत पे अमल होना, 18वीं तरमीम के जरिए सारा हो गया, क्या आज जो कुछ हो रहा है उस मिसाके जमहूरियत पे अमल हो रहा है? आपने 63 नहीं, उसमें अजहर साहब, उसमें कमर जमान कायरा साहब से ये सवाल हमने पूछा था प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि वो मिसाके जमहूरियत हमारे और पीएमएलएन के दरमियान हुआ है, पीटीआई का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये उनका जवाब है। नहीं देखे ना, आप गलत बात कर रहे हैं अजहर साहब, आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए मिसाक का ये हुआ था कि ये पाकिस्तान और सिंध और पंजाब आपका हमारा हुआ, तो तुसी विच पीटीआई कितों आ गई? देखे ना, ज्यादती की ना आपने, मतलब तीसरा प्लेयर आप ले आए, तो फिर ये तो मुआहदा तो आपने तुड़वाया हमारा। वो फैसला ये हुआ था, एक बारी साड़ी एक बारी तोड़ी, यानी तो 3 बड़ी क्या किया उन्होंने? कहा था निगरान हुकूमत जाने वाला और आने वाला बनाएगा, इलेक्शन कमीशन आने वाला और जाने वाला बनाएगा अपना, और साथ साथ ही नैब में तरमीम की थी कि चेयरमैन नैब जाने वाला और आने वाला लगाएगा। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि ये बैठकर ये चार्टर ऑफ हम लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे, आपको याद है पुराना, कभी कभी मैं मजाक से कहता था चार्टर ऑफ डकैती कहता था, आप कहते थे कि ये मिसाक हो रहा है इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, लेकिन हालात और वाकया ने साबित किया कौन सा मिसाक हो रहा है यहाँ। अब जरूरत है इस वक्त की, सबको होश के नाखून लेने चाहिए। मिसाक नहीं, मजाक जमहूरियत हुआ ये मजाक की जमहूरियत। आपने बात जबरदस्त कर दी। आपकी उस बात के बाद मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन बातें इतनी है, दुबई आ चुके हैं नवाज शरीफ, वहां बैठकर उन्हें भी होश आ गया है कि नहीं,
कि कल मिलिट्री कोर्टों से सारे निजाम से सबसे ज्यादा अगर ये मुतासर होंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। तो इसलिए मैं खबर ये दे रहा हूं कि आगे मिसाके पाकिस्तान की बात को बात चल रही है, मजाके जमहूरियत से निकल के। बिल्कुल। अच्छा, ये आखिरी चीज अजहर साहब, काजी फायज ईसा साहब आ जाएंगे तो फिर उसके बाद सैंक्टिटी दोबारा बहाल हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की फैसलों की, मेरा मतलब है। देखिए मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के एक इदारे के तौर पर लेके चलना है, और सुप्रीम कोर्ट को अगर आप इस तरह लेकर चलेंगे ना, यानी जस्टिस काजी फायज ईसा की सपोर्ट में कोई, मुझे ये बता रहे पुराने जितने चीफ जस्टिस गुजरे, जस्टिस जवाद एस खाजा जो है बहुत वाइब्रेंट और इंटेलिजेंट जज रहे हैं। उसके अलावा जितने चीफ जस्टिस पुराने गुजरे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने जज गुजरे हैं, कोई एक जज उनके साथ आके खड़ा हुआ, उन्होंने अपनी मर्जी में एक सियासी जमात के हमायत याफ्ता कुछ लोगों को अपने साथ मिला ली हो तो वो अलहदा बात है। लेकिन सवाल है कि जस्टिस काजी फायज साहब, हमारी गुजारिश होगी, हाथ जोड़ के गुजारिश होगी कि खुदारा आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज उसी तरह करें कि जिस तरह से पहले माजी में होता है, या तो आईने पाकिस्तान 1973 की शक्ल बदल दें। अब आप तकरीबन 1973 के बाद आ जाके कहें कि आपको नई शक्ल चाहते हैं या अपनी मर्जी के मुताबिक इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, तो वो सब नुकसान देगा इस रियासत को, और इस रियासत को नुकसान से बचाने के लिए मैं फिर गुजारिश करूंगा मिसाके पाकिस्तान की तरफ जाए। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस हवाले से सोचे कि अवामी मसाइल को कैसे हल करना है, इस कौम को कैसे लेके जाना है, वरना तो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों ने, ये जो ही मिसाके जमहूरियत ने, आज तबाही की जिम्मेदार कौन है पाकिस्तान के अंदर? इलेक्शन कमीशन है। 99% जो मुल्क में खराबी हुई है उसकी जिम्मेवार इलेक्शन कमीशन है।